हाय गाइस, दिस इज अभिजीत फ्रॉम नरेश ट्यूटोरियल्स। हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे जो आपका था फोर्स। अब चलते हैं फोर्स के थोड़ा आगे, उससे रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स आएंगे अब वो इस चैप्टर में हम इसकी बात करेंगे। ठीक, तो एक से रिलेटेड दूसरा है। फोर्स के बाद आता है आपका वर्क, वर्क के बाद आता है एनर्जी, एनर्जी के बाद आता है पावर। ठीक, तो फोर्स हम खत्म कर चुके हैं। क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, अब फोर्स के बाद आता है आपका वर्क। ठीक, वर्क क्या होता है? हिंदी में बोले तो कार्य। कार्य अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाए कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेस सम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक, यानी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होनी चाहिए? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जानी चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे? वर्क कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है? जैसे फोर्स भी डिपेंड करता था तो इस पे भी फैक्टर होंगे। पहला होगा आपका, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में आपका वर्क होना चाहिए, तभी आप क्या बोलेंगे? वर्क कंप्लीट हुआ है। नहीं तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। फोर्स हो गया। दूसरी यूनिट कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहला आपने फोर्स लगाया, दूसरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। फैक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट कि डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, कि डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो हमें वर्क ज्यादा मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो हमें वर्क कम मिलेगा। ठीक, ऐसा क्यों है? क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है आपका मास और एक्सीलरेशन पे। ये खुद ही डिपेंडेंट है आपकी दो क्वांटिटी पे। ठीक, फिर देखें तो एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड है? वेलोसिटी और टाइम पे। टाइम किस पे डिपेंड है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। इस तरह डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। जहां डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक, वहां क्या होता है? जरा सा भी ज्यादा चेंज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा फोर्स पे, क्योंकि बाकी फैक्टर भी है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो टाइम भी कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा, जिससे क्या होगा? वेलोसिटी कम होगी। फिर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो टाइम बढ़ रहा होगा, क्या होगा? एक्सीलरेशन कम होगा। एक्सीलरेशन कम होगा तो क्या होगा? फोर्स आपको कम प्रोड्यूस होगा। तो जितनी कम डिपेंडेंसी होगी उतना सेंसिटिव होगी वो क्वांटिटी दूसरे पे। यहां पे देखें तो केवल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब दूरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट तीन तरह की हो सकती है। पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। ठीक, वो आपके अलग अलग फैक्टर होंगे, आगे उसके बारे में बात करेंगे। अब वर्क के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे एस क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या है? फोर्स है। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है। ठीक, एस डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आप फोर्स किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और दूसरी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा? वर्क निगेटिव। उसकी बात हम करेंगे साइन कन्वेंशन में। तो ये हो गया आपका वर्क का फॉर्मूला। अब बात करते हैं कंडीशंस की। जैसे वहां देखा था कि फोर्स जीरो कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो देखते हैं वर्क कब मैक्सिमम मिनिमम जीरो होगा। ठीक, तो पहले बात करते हैं जीरो के लिए। वर्क जीरो कब होगा? ठीक, वर्क जीरो तब हो सकता है सिमिलर पॉइंट या मिनिमम पॉइंट की बात करें तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा होगा, सिंपलेस्ट पॉइंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो फोर्स आप चाहे जितना भी लगाएंगे, ठीक, मैक्सिमम भी लगा देंगे, तब भी आपको क्या मिलेगा? वर्क जीरो ही मिलेगा।
क्योंकि वर्क की डिपेंडेंसी दोनों पे है। और एक तरह से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट पे ज्यादा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंडिविजुअल क्वांटिटी है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। ठीक, इस ये डिपेंडेंट नहीं है दूसरी क्वांटिटी पे कि वो बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो वो बढ़ेगी। ठीक, तो पहला पॉइंट आपको मिला, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क अपने आप जीरो हो जाएगा। अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं जहां पे वर्क के फॉर्मूले में आता है एंगल का केस। ठीक, एंगल का केस, मान लीजिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक, आपने यहां पे बॉडी रखी, ठीक, और फोर्स लगाना स्टार्ट किया। ठीक, आपको पॉइंट ए से पॉइंट सी तक ले जाना है। ठीक है, यहां से आप गए, ये आपकी होगी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस। ठीक, अब पहली चीज, वर्क के केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा वर्टिकल ली जाती है। ठीक, वर्टिकल ही ली जाएगी, इंक्लाइंड कभी नहीं लेते हैं, तो यहां पे क्या होगा, थीटा आ जाएगा। ठीक, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के यूज से, बाय ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किस लिए, ये राइट एंगल है, तो ये क्या होगा, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब कॉस, ये क्या है, थीटा, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, बेस होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब हमें क्या निकालनी है, ए बी की वैल्यू, तो हम क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। कॉस लगाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट यानी एस। तो ए बी क्या हो गया आपका, एस कॉस थीटा, और ए बी क्या है, ए बी है आपकी डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, सॉरी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो ए बी क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इन ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा कि वर्क में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे, तो ए बी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब वर्क के फॉर्मूले में रख लेते हैं। ठीक, अब ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, इस थीटा की मदद से आप वर्क किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं, बस आपको थीटा मालूम होना चाहिए। और थीटा एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। ठीक, तो ये थीटा हो गया आपका। अब बात करते हैं थीटा के अलग अलग केस की। ठीक, पहला केस क्या होगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे हो रहा होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब थीटा 0 हो गया होगा। ठीक,
यानी प्लेन इंक्लाइंड नहीं है, क्या है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा आपका 0, तो cos थीटा की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये केस, पहला केस है आपका, मैक्सिमम वर्क मिलेगा आपको इस केस से, मैक्सिमम वर्क मिलेगा पहली चीज। दूसरी चीज क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं फ्री फॉल बॉडी, ठीक, आपने एक बॉडी ली, कुछ हाइट से उसको आपने छोड़ा, तो वो आपकी नीचे आएगी, ठीक है। फोर्स आप जिस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं, ठीक, फोर्स यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास का प्रोडक्ट, जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के सेम, ठीक। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0, तो आपका वर्क सिंपली क्या हो जाएगा, mgh, h क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। क्लास 9 में आपने देखा था जहां पे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो रहा था, ठीक। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल कि कब मैक्सिमम आपको मिलेगा, यानी आपको फोर्स उसी डायरेक्शन पे लगानी है जिस डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको उस डायरेक्शन में आपको वर्क मैक्सिमम हमेशा मिलेगा। दूसरी केस की बात करते हैं। दूसरे केस में जब आपका वर्क 0 हो जाएगा, ठीक, वर्क 0 दो केस में हो सकता है। पहली चीज, वर्क आपका 0 होगा जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जिसकी बात हम पहले कर चुके, ठीक। और दूसरी चीज, वर्क आपका 0 तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यानी थीटा 90, यानी दोनों आपस में क्या है, नॉर्मल है, ठीक। फोर्स किस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन पे लग रहा होगा, वहां पे आपको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात कर ले तो आपने देखा होगा जब स्टेशन पे, ठीक है, स्टेशन पे जब कुली सामान लेकर चलता है, कुली क्या करता है, सामान को सर पे रखता है और डिस्प्लेसमेंट करता है, तो वो क्या करता है, उसने लोड लिया, ठीक, फोर्स वो लगा रहा है किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि वेट है, F इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू w, ठीक। तो जो वेट होगा वो नीचे की डायरेक्शन में है, फोर्स क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में, और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब ऐसा कुछ, ठीक। यहां पे एंगल क्या है, 90 डिग्री का, ठीक, एंगल 90 डिग्री मतलब फोर्स वर्क आपका होगा 0, ठीक। तो ये हो गया सेकंड केस। अब चलते हैं हमारा थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस क्या होगा, ठीक, इस केस में क्या होगा, आपका वर्क निगेटिव मिल रहा होगा, ठीक, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, यानी अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक। एंगल हो गया 180, तो cos 180 क्या होता है, -1, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, -F इंटू एस। इस केस में आपको क्या मिलता है, निगेटिव एंड मिनिमम, ठीक। इंटीरियर आपने पढ़ रखा है, निगेटिव में वैल्यू होती है तो आपको वर्क क्या मिलता है, मिनिमम। इसके एग्जांपल की बात करें तो जाइए आप फोर्थ चैप्टर में, जहां पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताए थे,
उसमें कांटेक्ट फोर्सेस मिल रही है, कांटेक्ट फोर्सेस में आपको मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब एक बॉडी सरफेस पे स्लाइड करती है और फोर्स इधर से लग रहा होता है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा होता है। ठीक, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स Fr। फ्रिक्शन फोर्स आपको क्या लग रहा होता है? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच का एंगल 180। तो यहां पे आपको वर्क क्या मिलेगा? मिनिमम एंड नेगेटिव। किसका? फ्रिक्शन फोर्स का वर्क। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क आपको नेगेटिव मिल रहा होगा। ठीक, तो ये हो गए आपके केसेस। अब चलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। अब क्या है? वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क कहने का क्या मतलब है? जब सिंपल सी बात है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma होता है। लेकिन ये फोर्स कब ग्रेविटी का बन जाता है? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है, मतलब g, यानी ma क्या हो जाता है? mg। ठीक, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F into s। ठीक, और ग्रेविटी फोर्स कैसे लगती है? वर्टिकल लगती है, तो वो क्या हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट उसकी हाइट हो जाती है, मतलब s किससे चेंज हो जाता है? h से हो जाता है। तो अब वर्क में वैल्यू रख देते हैं किसकी? फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की। तो आपको क्या मिलेगा? mgh। ठीक है, mgh। एक और बात, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक, अभी एनर्जी के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें बात आएगी, लेकिन पता हो जाना चाहिए कि mgh क्या है? आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक, अब बात करते हैं वर्क की यूनिट्स की। यूनिट्स, यूनिट्स को हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं जो हमें मालूम है। ठीक, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क फोर्स किसके बराबर होता है? m इंटू ए इंटू एस। मास की यूनिट क्या होती है आपकी? केजी। ठीक, एसआई यूनिट की बात हो रही है। केजी। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये हो गई आपकी वर्क की एसआई यूनिट। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं जूल। ठीक, इस यूनिट को बोलते हैं जूल। अब इस पे आ जाए तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और मीटर होती है डिस्प्लेसमेंट की, और वर्क की यूनिट रख देते हैं जूल। तो यहां से आपकी 1 जूल की डिफिनीशन बन जाएगी। कैसे? 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक, इधर से शुरू करेंगे। 1 जूल ऑफ वर्क is said to be done if force of 1 Newton is able to displace a body of 1 meter. Displacement, produce a displacement on a body 1 meter. ठीक, फिर से देखते हैं। 1 joule of work is said to be done if force of 1 Newton is able to produce
1 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, तो ये हो गई आपकी 1 जूल की डिफिनीशन। ठीक है, ये हो गई आपकी एसआई यूनिट। अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट कैसे आएगी, फिर आते हैं उसी पे। फोर्स की क्या होती है, यहां से देखते हैं किलोग्राम की। सीजीएस यूनिट होगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अर्ज। ठीक, अर्ग। अब 1 अर्ग बराबर क्या होगा, फोर्स की 19 इंटू डिस्प्लेसमेंट की आपकी 1 सेंटीमीटर। अब 1 अर्ग को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक, 1 अर्ग ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन इफ 1 dyne force is able to produce 1 centimeter displacement on a body in the direction of force। ठीक, ये बात हो गई यूनिट्स की। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो फाइंड आउट करते हैं। Relation between erg and joule। ठीक, ठीक है, वर्क की हम सीधा यूनिट रख देते हैं जूल। फोर्स की यूनिट हम रखते हैं किसमें, एसआई यूनिट में। फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे, एसआई यूनिट क्या होगी, 1 न्यूटन 1 मीटर। ठीक, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के होता है। 10 की पावर 5 डाइन इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। अब 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर होगा। और ये डाइन सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक, तो ये रिलेशन हो जाएगा दोनों की एसआई यूनिट और एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में। अब आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट की। अब बिगर यूनिट्स की बात कर लेते हैं। ठीक, तो बिगर यूनिट्स क्या होती है, वर्क की बिगर यूनिट्स। ठीक, बिगर यूनिट्स पहली होगी आपकी किलो जूल। ठीक, दूसरी होगी मेगा जूल, तीसरी होगी गीगा जूल। ठीक, कन्वर्जन कैसा होता है इसका, 10 की पावर 3 जूल, 10 की पावर 6 जूल और 10 की पावर 9 जूल। ठीक, तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। ठीक, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 जूल। अब ये तो बात हो गई पूरी वर्क की। अब चलते हैं एनर्जी की तरफ। एनर्जी, एनर्जी क्या है, एक बात बताइए, जितना वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, उसे हम क्या कह सकते हैं, वो कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी है कि मैक्सिमम वर्क क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक, एक बॉडी उतना ही वर्क कर पाएगी जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक, तो एक तरह से कह सकते हैं, मतलब
एनर्जी इक्वल्स टू वर्क। ठीक, जितनी एनर्जी होगी बॉडी के पास उतना ही वो वर्क प्रोड्यूस कर पाएगी। ठीक, तो यहां से डिफिनेशन आती है द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक, बाकी यूनिट्स इसकी की बात कर लें तो सेम जो आपकी वर्क की होती है वही इसकी होती है। एसआई यूनिट आपकी जूल होती है, सीजीएस यूनिट आपकी अर्ग होती है। ठीक, बिगर यूनिट्स की बात करते हैं। बिगर यूनिट्स, पहली बिगर यूनिट है आपकी 1 वॉट आवर। एक और बात, ये जो वॉट है ये होती है आपकी पावर की यूनिट और ये होती है आपकी टाइम की यूनिट। ठीक, तो पावर का फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो यहां से क्या होगा, वॉट की जगह पावर, आवर की जगह टाइम, बराबर किसके होगा, वर्क के। तो यहां से आपका फॉर्मूला आ जाएगा किसका, पावर का। ठीक, उसकी बात आगे होगी। तो 1 वॉट आवर, 1 वॉट आवर क्या होगा, 1 वॉट इंटू 1 आवर। ठीक, 1 वॉट इंटू 1 आवर। अब वॉट क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड, आवर को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600। ठीक, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 3600 जूल पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। 3600 को किस में चेंज कर दें, किलो जूल में, तो ये आपका हो जाएगा मेगा जूल। ठीक, यहां से क्या होगा, सेकेंड और सेकेंड कट जाएंगे, सॉल्व होकर आपको क्या आएगा, 3.6 मेगा जूल। एक और यूनिट होती है आपकी 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। किलोवाट क्या है, 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड गया, क्या आया, ठीक, जूल। इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपका क्या आएगा, ठीक है, यहां होगा किलो और यहां आएगा क्या, 1 2 3 4 5 6 यानी 3.6 मेगा जूल। यहां आएगा आपका किलो जूल। ठीक, मिस्टेक करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे पॉइंट के बाद 30 आया है तो क्या होगा, जो पॉइंट इधर आएगा तो किलो की क्या पावर होती है, 10 की पावर 3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3.6 किलो जूल और यहाँ पे 3.6 मेगा जूल। ठीक, कुछ और यूनिट्स होती हैं एनर्जी की, जैसे हीट की बात करें तो हीट को हम मेजर करते हैं किसमें, कैलोरी में। ठीक, तो हीट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन उसकी यूनिट क्या होगी, कैलोरी। ठीक, कैलोरी होगी। कैलोरी होगी तो इसका कन्वर्जन कैसे होता है, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी या 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, एक और होती है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे मेजर करते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किस में मेजर होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, ऐसा यूनिट उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक, जूल। ठीक है, ये हो गई आपकी एनर्जी की बात।
तो यहाँ पे आपका एनर्जी होता है खत्म। अब चलते हैं पावर की तरफ। पावर, ठीक। वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ वर्क। अब पावर कैसे आएगा? जब वर्क डन को हम टाइम के साथ मेजर करते हैं कि किस टाइम में कितना वर्क डन मेजर हुआ, यानी रेट ऑफ वर्क डन, ठीक। रेट ऑफ वर्क डन आपका क्या कहलाता है? पावर। पिछले चैप्टर की में मैंने बताया था कि रेट क्या होता है? जब हम किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, मतलब वर्क बाय टाइम। ये हो गया आपका वर्क का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, ठीक। पावर का फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा इसको चेंज करते हैं, तो ये क्या आएगा? पावर, वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस बाई टी, ठीक। और S बाई टी क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होती है, तो F इंटू वी, ठीक। यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? पावर, ठीक है। या फिर V को बोलते हैं कभी कभी एवरेज स्पीड, ठीक। एक और कन्वर्जन करते हैं, F S cos थीटा डिवाइडेड बाई टी क्या आ जाएगा? F इंटू वी कॉस थीटा, या फिर वेक्टर F इंटू वेक्टर V, ठीक। कॉस थीटा कहा गया। जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कोई भी दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उनके बीच का एंगल किस में होगा? हमेशा कॉस में ही होगा। इसलिए कॉस ना लिख के या ये वेक्टर का साइन बना देते हैं दोनों क्वांटिटी पे, ठीक। तो सॉल्यूशन हो जाएगा। एक तरह का ये डिनोशन है वेक्टर की, ठीक। फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? फैक्टर्स, पहला वर्क डन कितना हो रहा है, यानी हमको वर्क डन मैक्सिमम चाहिए, टाइम मिनिमम चाहिए, तभी हमको पावर मिनिमम मिलेगी। तो टाइम और वर्क ज्यादा चाहिए तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, कम चाहिए तो टाइम ज्यादा करना पड़ेगा। एसआई यूनिट क्या होगी? अभी पीछे बात हुई है वॉट। वॉट क्या होती है? 1 जूल पर सेकेंड इंटू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक। 1 जूल पर सेकेंड। अब कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, if 1 joule of work done is if 1 joule of work done in 1 second, then the power induced by a body is said to be 1 joule 1 watt, ठीक। फिर से if 1 joule of work done is done in 1 second, then the power induced in a body is said to be 1 watt, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वॉट की डिफिनीशन। अब आगे चलते हैं इसके कुछ और कन्वर्जन पे। 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड, ठीक। ये कन्वर्जन हो गया। पावर की एक हायर यूनिट होती है, ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। हायर यूनिट क्या होगी? हॉर्स पावर, ठीक। एक नंबर क्वेश्चन पूछते हैं हायर यूनिट ऑफ पावर क्या होगी? हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट, ठीक है। 746 वॉट या कन्वर्ट करें तो 0.746 किलोवाट, ठीक। तो यहां पे आपका पावर भी होता है खत्म, ठीक है। अब चैप्टर के लास्ट में आपको दिया होगा वर्क और पावर में डिफरेंस।
एनर्जी और पावर में डिफरेंस। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो दोनों की डिफिनीशन हो जाएगी, दूसरा पॉइंट उनकी एसआई यूनिट हो जाएगी, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वर्क और पावर में पावर इज अ डिपेंडेंट वैल्यू ऑन टाइम। ठीक, वर्क इज नॉट डिपेंडेंट वैल्यू ऑन टाइम। वही चीज सेम चीज एनर्जी में हो जाएगी, एनर्जी डज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, पावर इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो तीन तीन पॉइंट हो गए, डिफरेंस हो गया। ठीक, तो इसके साथ आपकी पहली यूनिट खत्म होती है। अब नेक्स्ट यूनिट देखेंगे हम अगले लेक्चर में, तो इसको आप देख लीजिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए, कन्वर्जन देख लीजिए, ठीक, और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।